Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about DNA replication. DNA का स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ा है, ये डायग्राम भी पहले पढ़ी है, फिर एक दफ़ा इसको रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि क्रोमोसोम किस चीज़ के बने होते हैं? डीएनए के। जब हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम तो उसमें एक्चुअली कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? डीएनए रेप्लिकेशन का। एक दफ़ा इस डायग्राम को रिवाइज करते हैं। यही डायग्राम हमने मियोसिस में भी पढ़ी थी, डिस्कस की थी। We said के chromosomes exist in homologous pairs and newly formed cells or daughter cells have got chromosomes of single chromatid. ठीक है जी, एक ही chromatid होता है जो कि centromere के साथ अटैच होता है. But when the process of replication takes place, it results in the formation of sister chromatids. हर क्रोमोसोम के अब कितने धागे हैं? 2. ये 2 धागे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो एक सेंट्रोमियर के साथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है जी, ये एक पेरेंट डीएनए है जिसकी जब रेप्लिकेशन होती है तो उससे क्या होता है? एक डीएनए के बजाय 2 डीएनए हो जाते हैं और जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है उसको डॉटर डीएनए भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड जो है वो ब्लू से शो हुआ है अगर, तो डॉटर डीएनए जो है वो येलो से शो हुआ है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डबल हेलिक्स। के हेलिक्स कहते हैं जैसे रिबन, रिबन अगर आप लंबा सा करके छोड़ें तो वो इस तरह क्वाइल कर जाती है, घुमा घुमा लटका लटका सा होता है। इस स्प्रिंग लाइक रिबन लाइक जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। एक डीएनए में एक रिबन नहीं है बल्कि 2 रिबन है, इसलिए इसको कहते हैं डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स जब अलग होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन तो पेरेंट डीएनए एक्ट करता है एज टेम्पलेट। टेम्पलेट का क्या मतलब है? टेम्पलेट वो चीज होती है जिससे उसी किस्म की चीज दोबारा बनाई जा सके, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। ठीक है ना? तो ये जो पेरेंट डीएनए ये टेम्पलेट है, ये वो नमूना है जिससे कि डॉटर डीएनए या न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा एंड डीएनए रेप्लिकेशन इज गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डीएनए फ्रॉम वन पेरेंट डीएनए एंड ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ये तीनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। यानी जैसा पेरेंट डीएनए था बिल्कुल वैसे ही 2 डॉटर डीएनए बन जाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। आपने इसको मोटा मोटा सीधा सीधा आसान आसान समझना है। सबसे पहले स्टेप पे क्या होता है? पेरेंट डीएनए अनवाइंड होता है। डायग्राम में देखें, ये मुड़ा हुआ है ना, गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे ये सीधा हो गया, जो इसका रिबन है खुल गया है। इस जगह पे सबसे पहले ये अनवाइंड होता है और फिर इसके बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस के बॉन्ड्स हैं ये अलग होना शुरू हो जाते हैं। ये जी पहला स्टेप है पेरेंट डीएनए अनवाइंड। दूसरा स्टेप इसी स्टेप के अंदर क्या होता है साथ ही कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो जिन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा हुआ होता है, ये हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ा था कि 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन और थायमिन के दरमियान और 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान। वो सब सेपरेट होंगे 1 बाय 1। ठीक है जी, अब फिर इस पिछली डायग्राम को देखें। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ा हुआ होता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा होता है। जब अनवाइंडिंग शुरू होती है तो ये खुलना शुरू हो जाता है डीएनए का स्ट्रक्चर और ये जो आपस में जुड़े हुए हैं जिनकी पक्की दोस्ती हुई है ये अलग होना शुरू हो जाते हैं। जो अलग होना शुरू होते हैं किस तरह शुरू होते हैं? बिल्कुल उसी तरह जैसे जब हम जिपर, ये आपके बैग पे जैकेट्स वगैरह बहुत सारी चीजों पे जिपर यूज होते हैं, इसको जब हम खोलते हैं आहिस्ता आहिस्ता खोलें। ठीक है, तो समझें कि ये जो 2 पीसेस हैं ये क्या है? ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के जो एक दूसरे से यहाँ पर इस हिस्से में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो जिपर का ये जो पॉइंट होता है जिसे हम पकड़ते हैं, इसको जब हम पीछे की तरफ लेके आएंगे तो ये 2 हिस्से अलग होते चले जाएंगे। ठीक है,
बिल्कुल इसी तरह ये डीएनए आपस में जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जिपर खुलता चला जा रहा है। ठीक है जी, इस डायग्राम में भी यही चीज आपको नजर आ रही है, ये जिपर बंद है, ये जिपर खुल गया। सेकेंड मेन स्टेप क्या है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो अब ये खुल गई हैं, दे आर एक्सपोज टू द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। डीएनए और क्रोमोसोम किधर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। जब ये खुल जाते हैं, जिपर खुल जाती है डीएनए की, तो इधर दिस एरिया बिकम एक्सपोज टू कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, कि अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो और इसके मिलते जुलते साथी मौजूद हैं वो यहाँ पे आके अटैच हो सकते हैं। ये क्या है? ये पेरेंट डीएनए है और ये डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान जिपर ऑफ द डीएनए हैज ओपन्ड। नाउ दीज टू स्ट्रैंड्स, पहले ये जुड़े हुए थे दोनों स्ट्रैंड डीएनए के, अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं और अब इनके साथ आके अटैच हो सकते हैं नए न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो कहाँ मौजूद हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन मौजूद होते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, आपस में नहीं जुड़े होते। ठीक है जी, तो थर्ड स्टेप क्या होना है? As the bases are exposed, new bases are added according to the rule of base pairing. यही बात हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में भी कही थी, यही बात दोबारा कह रहे हैं कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से दोस्ती करता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से दोस्ती करता है। ये ओरिजिनल डीएनए है, ये ओरिजिनल डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं और अब दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं दे आर एक्सपोज्ड टू द फ्री न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और कौन से न्यूक्लियोटाइड किस लिहाज से आके अरेंज होंगे, किस लिहाज से अटैच होंगे, कि हमेशा ए के साथ टी अटैच होगा और हमेशा जी के साथ सी अटैच होगा। फोर्थ स्टेप क्या है? द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रैंड। अब देखें, पहले ये अटैच हो रहे हैं लेकिन अभी आपस में ये नहीं जुड़े, आपस में ये एक और एंजाइम आएगा। हर स्टेप के लिए एक्चुअली एंजाइम होते हैं, there are specific enzyme for every step of DNA replication, फर्स्ट स्टेप के लिए, सेकेंड स्टेप के लिए, थर्ड स्टेप के लिए, फोर्थ स्टेप के लिए। ठीक है जी, तो ये इस स्टेप के लिए भी स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं कि इन न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देते हैं और जो न्यू स्ट्रैंड बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है पेरेंट स्ट्रैंड के, यानी जहां भी ए होगा उसके सामने टी होगा, जहां भी सी होगा उसके सामने ची होगा। ये आपकी बुक में ये वाली एग्जांपल दी हुई है कि अगर पेरेंट स्ट्रैंड ए जी सी ए टी है तो आपने क्या करना है, आपको ये वाली चीज नहीं याद रखने की जरूरत, ये भी आप कोई भी सीक्वेंस लिख लें, एवरी सीक्वेंस इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये इसके साथ जब भी जहाँ कहीं ए होगा डीएनए में उसके सामने आएगा टी, जब भी कहीं जी होगा उसके सामने आएगा सी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, टी के सामने ए और टी की दोस्ती होनी है, जी और सी की दोस्ती होनी है। ठीक है जी, द रिजल्ट इज टू डीएनए मॉलिक्यूल। पहले एक पेरेंट डीएनए था, अब दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द parent molecule or original molecule. Now this is the diagram which is in your book. ये क्या है? पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। ये क्या है? सेकेंड स्टेप, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए और थर्ड स्टेप पे बेस पेयरिंग के रूल के लिहाज से आके जो मैचिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अटैच हो जाएंगे और फोर्थ स्टेप में इन नए, ये देखें पेरेंट स्ट्रैंड को ग्रीन से शो किया गया है और डॉटर स्ट्रैंड को ऑरेंज से शो किया गया है। तो पहले ये मैचिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे, बाद में ये आपस में जुड़ जाएंगे, लैडर पूरी होगी। देखिए पहले एक लैडर थी, अब दो लैडर्स हो गई हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में याद है ना, हमने लैडर का कंसेप्ट डेवलप किया था। जैसी पहली लैडर थी वैसी ही ये दो लैडर्स बन गई, ये तीन लैडर्स, पेरेंट डीएनए एंड टू डॉटर डीएनए, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसमें बिल्कुल जरा बराबर भी फर्क नहीं होता और ये सीक्वेंस जो है ये एप्लीकेशन के बाद सेम रहता है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीछे जाएं कि जैसे एक क्रोमेटिड है एग्जैक्टली वैसा ही दूसरा क्रोमेटिड भी बन जाएगा और माइटोसिस या मियोसिस के बाद जब ये क्रोमेटिड्स अलग होंगे, स्पेशली सॉरी नॉट फॉर मियोसिस, माइटोसिस अगर हो तो माइटोसिस के बाद जब ये अलग होंगे तो हर सेल को जो डीएनए मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। मियोसिस में हमने डिस्कस किया था कि
क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है इसलिए उसमें डीएनए एक्सचेंज होता है आपस में एक दूसरे के साथ, और जो गेमीट्स बनते हैं वो डिफरेंट बनते हैं. बट इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस only replication is involved. That is why all the daughter cells are identical to the parent cell. Thank you.